नमस्कार। मुक्तिपथ और आशीष त्रिपाठी का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये आयोजन किया है। आप सब जो देख रहे हैं, अपना समय निकाल कर और धैर्य रख कर, उसके लिए भी बहुत कृतज्ञता। कविता के बारे में कुछ कहना दावे करना जैसा लगता है, जबकि तरह तरह के दावे करने का लगभग मौरूसी हक आजकल राजनीति, धर्म, मीडिया इत्यादि ने ले रखा है विज्ञापनकर्ताओं ने। इसलिए जो कुछ कविता के बारे में कहने जा रहा हूँ, उसमें कोई भी दावा नहीं है। उसमें आकांक्षा और कर्म और कोशिश सब मिले जुले हैं। जो हम कहते हैं कविता में अक्सर वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए आप ये ना समझें कि मैं अपनी कविता के बारे में ये सब बातें कह रहा हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ मेरी कविता पर लागू ना होती हो, पर मैं कविता मात्र के बारे में कुछ बातचीत कर रहा हूँ। हमारा समय इस कदर निर्जन और बाधित समय है कि कविता का समय नहीं लगता, और ठीक इसीलिए इसे कविता का समय बनाया जा सकता है। कवि की मानवीयता, ऊष्मा, सजग अंतःकरण, भाषा की अंतर्ध्वनियों को मुखर सशक्त करके, संवेदनशीलता से, कल्पनाशीलता से और साहस से। मुझे याद आता है, एक स्पेनी कवि ने कभी कहा था कि कविता तुक का मामला नहीं है, वो साहस का मामला है। तो कम से कम इस समय जो तुक है, उससे बेतुक होकर साहस करना जरूरी है कविता के लिए। सब लगभग सारी सत्ताधारी और सत्ताकामी राजनीति मूल्य शून्य, घृणा, भेदभाव, फैलाऊ, हिंसक, नीचता की किसी भी हद को छू सकने पर उतारू हो रही है। तो कविता को इस समय एक तरह की प्रति राजनीति की तरह उभरना चाहिए। उदार, समावेशी, अपनी मानवीयता में अदम्य, और जिसमें कोई दूसरे नहीं होंगे, सब अपने होंगे। भाषा में, और खासकर हिंदी भाषा में, इतना झूठ, इतनी नफरत, इतना भेदभाव, इतनी हिंसा, झगड़ालूपन आदि भर गए हैं कि उनके प्रतिरोध की तरह मानवीय गर्माहट, संग साथ का पुनर्वास जरूरी है। इस समय सिर्फ अंतःकरण को बचाना काफी नहीं है, भाषा को भी बचाना है। और हमने हमारी अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक संपदा को, उसके उदात्त उत्तराधिकार को, कविता ऐसा पुनर्वास कर सकती है। भाषा को सत्याग्रह की विधा बनाकर, उसकी सांस्कृतिक स्मृति को जगाकर, उसमें कवि की हिस्सेदारी और जवाबदेही को चरितार्थ करते हुए। वो लोग कवि नहीं होते जो सब कुछ के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। कवि वो होते हैं जो सच्चाई को देखते हैं, पर उस सच्चाई को ऐसा होने में उनकी जो हिस्सेदारी या जो लाचारी या जो चूक रही है, उसकी शिनाख्त भी करते चलते हैं। कविता सार्थक हस्तक्षेप तभी हो सकती है जब वो पूरी तैयारी से अपना स्वराज स्थापित करे। एक तरह का राज बन रहा है
जो भेदभाव और घृणा पर जरूरत से ज्यादा आधारित होने लगता है। तो दूसरी तरफ कविता को अपना स्वराज बनाना चाहिए, जिसमें जटिलता होगी, सूक्ष्मता होगी, कल्पना होगी, संवेदना होगी, साहस तो होगा ही, विकल्प की खोज होगी, और इन सब को सजग, सक्रिय, सचेष्ट करते हुए जो अब आम तौर पर राजनीति, धर्म, अन्य सार्वजनिक माध्यमों, मीडिया में नहीं हो रहा है, वो कविता में होना चाहिए। बिना अपने प्रथमतः और अंततः कविता होने की शर्त से कोई समझौता किए। सविनय अवज्ञा, सविनय प्रतिरोध की विधा कविता। चीख पुकार, ललकार, दहाड़ वाली कविता नहीं, बल्कि सविनय अवज्ञा की कविता, सविनय प्रतिरोध की कविता। मनुष्य का सच तो असीम है, और वो किसी एक विधा या माध्यम में न तो पूरा समा सकता है, न निशेष हो सकता है। कविता में भी नहीं। सच के दावेदार हर समय में, और हमारे समय में तो बहुत हैं, होते हैं। उनके दावों से अलग कविता सच का दावा नहीं करती। उसके सभी सच संशयग्रस्त और अधूरे होते हैं, जो मानवीय शिरकत और आत्मालोचन से ही मुक्त और पूरे और विविध हो पाते हैं। कविता सच पर इसरार करती है, पर उसका दावा नहीं करती। विस्मृति को बढ़ाने और स्मृति को नष्ट करने का एक दुष्ट पर बेहद कुशल अभियान इस समय चल रहा है। इसलिए इस समय कविता को स्मृति का घर होना चाहिए। उसको ऐसी जगह बनना चाहिए जो याद रखे और याद दिलाए। कविता की सकर्मकता उसकी स्वतंत्र वैचारिक सत्ता से संभव होती है। विस्मृति और दुर्व्याख्या की मुहिम के बरक्स कविता स्मृति का सशक्त हस्तक्षेप हो सकती है। कविता का संघर्ष, आत्मसंघर्ष, आत्म प्रश्नता, संभवतः जैनेन्द्र जी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते, नैतिक विवेक, सभी भाषा के अंतर्गत ही होते हैं, उससे बाहर नहीं। हम कितना ही वक्तव्य दें और अपनी वफादारी या प्रतिबद्धता दर्ज कराएं, वो कविता की भाषा में, उसके अहाते में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं। जीवन और सच्चाई हमेशा कविता से बड़े होते हैं। कविता की ये जैविक अपर्याप्तता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ऐसी जैविक अपर्याप्तता तो बाकी अनुशासनों की भी है, लेकिन वो इसको मानते नहीं। वो एक तरह की सर्वग्रासिता से बंधे होते हैं, जबकि कविता इसका सहज एहतराम करती है। और कविता की अपर्याप्तता का बोध हमारे समय में तो शायद और भी बढ़ गया है और तीखा हो गया है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि समय कितना ही कुसमय क्यों ना हो, और कितना ही वो हमको लगे कि ये तो बहुत खराबी और बर्बादी का समय है, उसमें फिर भी जीवन की, अस्तित्व की, सच्चाई की बहुलता बची रहती है। वो बहुलता या सच्चाई का वो हिस्सा जिसको बड़े बड़े
अपने आतंक से और अपने रौब से और अपनी शक्ति से उस पर बेजा कब्जा करने की चेष्टा करते हुए बहुत सारे अनुशासन और विधियां और सत्ताएं वो उस बहुलता को नष्ट नहीं कर पाती। जीवन की सुंदरता फिर भी बची रहती है, छोटी छोटी चीजों में बची रहती है, पूरा पड़ोस में बची रहती है। तो ये जो सच्चाई है, जो सारी खराबी और बर्बादी के बाद भी बची रहती है, कविता उसको पहचानती है और उसको आपके सामने लाती है। अब एक सेपन की जो तानाशाही है, सब एक जैसे हो जाएं और जो एक जैसे नहीं होंगे वो दूसरे हो जाएंगे, ये जो बहता हुआ उन्माद है, कविता इसका स्वतः स्फूर्त विरोध होती है। कविता, मैंने पहले भी कहा है, उसको दोहरा सकता हूं, सामान्यीकरण, समग्रीकरण, इनके विरुद्ध अथक सत्याग्रह होती है। क्योंकि कविता जानती है कि कुछ भी, किसी को भी समग्रता का, सर्वग्रासिता का और सामान्यीकरण का हक नहीं है। क्योंकि कविता का देवता तो ब्योरों में बसता है, उसकी छवियों में, बिंबों में, उसकी छोटी छोटी भावत छटाओं में। हर दिन लोकतांत्रिक कटौती हो रही है, हम रोज देखते हैं, और वो कटौती संसद में भी हो रही है और बाहर भी हो रही है, संसद में भी और सड़क पर भी। लेकिन इसको हमको समझ सकना चाहिए कि ये ऐसा समय है जब कविता को स्वयं एक उदार लोकतंत्र बनने की चेष्टा करनी चाहिए। यानी वो एक नागरिकता का एक अधिक जीवंत और अधिक संवेदनशील और अधिक उदार चरित संस्करण बन सकती है, जहां असहमति या प्रतिरोध की ममानियत नहीं है, उसका स्वागत है, बल्कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें असहमति या प्रतिरोध साहस का नहीं, रुचि का मामला बन जाए। यानी वो स्वाभाविक रूप से ऐसा करना संभव हो बिना किसी नाटकीय मुद्रा को अपनाए हुए, जहां सुंदरता को दर्ज करना पलायन न माना जाए। जैसा कि अक्सर जो लोग अपने को बहुत संघर्षशील कहते हैं, कई बार उनको लगता है कि जो लोग सौंदर्य की बात कर रहे हैं वो संघर्ष से पलायन कर रहे हैं। और जिसमें ऐसा लोकतंत्र जिसमें बहुलता की पकड़ हो, समझ हो, संवेदना हो, कल्पना, यथार्थ, भाषा, हर स्तर पर कविता इस बहुलता का उत्सव मनाती है। और ऐसा उत्सव मनाकर वो एक सेपन के आतंक का विरोध करती है, उससे एक अलग रास्ता दिखाती है। हमारा समय बहुत अंधेरा समय है, सारी चकाचौंध के बावजूद, और हम ये नहीं भूल सकते कि हम अंधेरे में हैं और हर दिन या तो एक सीढ़ी और नीचे अंधेरे में उतर रहे हैं, या हो सकता है एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हो। ये नहीं कहा जा सकता कि ये उतरना या चढ़ना किस हद तक
हमारी मदद करता है। वो कम से कम हमारी मानवीय विडंबना को तो जाहिर करता है कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां उतार और चढ़ाव दोनों कई बार अंधेरे में लिपटे हुए आते हैं और हम ही नहीं समझ पाते कि हम उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। सारे अंधेरे के बावजूद कविता उम्मीद के उजाले की प्रतीक्षा करती है, और वो लोग जो और कविता अथक प्रतीक्षा करती है। जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है, जिनके पास धीरज नहीं होता, जो बहुत अधीर होते हैं, इनको पता नहीं कहाँ जाने की बड़ी हड़बड़ी है, उनके लिए कविता कोई ख़ास मतलब नहीं रखती। लेकिन जिनके पास धीरज का कुछ हिस्सा अभी भी बचा रह गया है, उनके पास बैठकर कविता उनको उजाले की प्रतीक्षा करने का सांत्वना देती है, का उत्साह देती है, उकसाती है। अंधेरे से अंधेरे समय की कविता भी अंततः उजाले की एक दरार बनाती है। इससे ज्यादा कविता से उम्मीद करना बहुत कठिन है कि कविता कितना कर सकती है। जितना कर सकती है, दर्ज कर सकती है, वो रास्ता नहीं दिखा सकती, पर ये बता सकती है कि रास्ते कई हैं। 1000 रास्ते फूटते हैं, मुक्तिबोध ने कहा था। तो ये जो रास्ते हैं, और जो लगता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, ये एक रास्ते के एक घृणित रूपक के बरक्स कविता 1000 रास्तों के अधिक उजले और प्यारे रूपक हमारे सामने आ सकती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि आपने इतने सारे बातें कही, वो सब अंततः तो कविता की दावे हुए। अब जो मैं कविताएं आपको सुना रहा हूं, वो पिछले 4-5 महीनों में लिखी गई कविताएं, और ये बहुत स्पष्ट है कि उनमें कई तरह की कविताएं। एक आध कविता जो पहले मैं पढ़ चुका हूँ उसको नहीं पढ़ता हूँ, कविता जिसको पहले पढ़ चुका हूँ उसको पढ़ता हूँ। पृथ्वी का मंगल हो। सुबह की ठंडी हवा में अपनी असंख्य हरी रंगतों में चमक कांप रही हैं अनार, नींबू, नीम, सप्तपर्णी, शिरीष, बोगनवेलिया, जवा कुसुम, सहजन की पत्तियां। धूप उनकी हरितिमा पर निश्चल फिसल रही है। मैं सुनता हूँ उनकी संवेद प्रार्थना। पृथ्वी का मंगल हो। एक हरा वृंदगान है विलंबित वसंत के उकसाए। इसमें तरह तरह के नामहीन फूल स्वरों की तरह कोमल आघात कर रहे हैं। सब गा गुनगुना बजा रहे हैं स्वस्ति वाचन पृथ्वी के लिए। साइकिल पर एक लड़की लगातार चक्कर लगा रही है। खिड़कियां, बालकनियां खुली हैं पर निर्जन। एकांत नए नीरव नभ की तरह सब पर छाया हुआ है, पर धीरे धीरे, बहुत धीमे, बहुत धीरे एकांत भी गा रहा है पृथ्वी के लिए मंगल गान। घरों पर, दरवाजों पर कोई दस्तक नहीं देता। पड़ोस में कोई किसी को नहीं पुकारता। अथाह मौन में सिर्फ हवा की तरह अदृश्य हल्के से धकियाता है हर दरवाजे, हर खिड़की को
मंगल आघात पृथ्वी का। इस समय एकाएक बहुत सारी जगह है खुली और खाली, पर जगह नहीं है संग साथ की, मेल जोल की, बहस और शोर की, पर फिर भी जगह है शब्द की, कविता की, मंगल वाचन की। हम उन्हीं शब्दों में कविता के सूने गलियारे से पुकार रहे हैं, गा रहे हैं, सिसक रहे हैं, पृथ्वी का मंगल हो, पृथ्वी पर मंगल हो। पृथ्वी ही दे सकती है हमें मंगल और अभय। सारे प्राचीन आलोकों को संपुंजित कर नई वत्सल उज्ज्वलता हम पृथ्वी के आगे प्रणत हैं। ये अप्रैल में लिखी गई कविता है। उसी समय हमने कुछ छोटी कविताएं भी लिखी थी। वो छोटी कविताएं कई लिखी हैं। भोर की पहली चिड़िया बोल रही है, अभी भी बचे हुए अंधेरे को चीरती हुई। भोर को पता नहीं, शायद अंधेरे को पता होता है कि उसे बीत जाना है। शायद प्रकाश को खबर होती है कि उसका अवसर आएगा। शायद हम ही हैं जो बीतते होने के बीच फंसे हैं। चिड़िया ने कुछ कहा नहीं है, उसे किसी ने कुछ बताया नहीं है। चुपचाप चिड़िया ले आई है अपने नन्हे पंखों पर भोर। आजकल तो तरह तरह के रोजनामचे ऐसे लिखे जा रहे हैं जिनमें निरपराध लोगों को तंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, उन पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो पृथ्वी का रोजनामचा कौन लिखता होगा? इस पर एक कविता है, पृथ्वी का रोजनामचा। आजकल पृथ्वी का रोजनामचा कौन लिखता होगा? कोई सूख गई नदी की रेत, किसी पर्वत पर नुचे हुए पंखों की तरह बचे वृक्ष, कोई जाल में फंस गई मछली की आखिरी थरथराहट, निर्जन सड़कें, बंद घर, किलकारी मारने से सहमती बच्चियां, हर दिन फाका करने को विवश विधवाएं। पृथ्वी का रोजनामचा कौन लिखता होगा? क्या है पृथ्वी की भाषा, उसकी वर्णमाला? अन्याय, अत्याचार, हिंसा और बलात्कार के बीच कैसे बचती है उसकी कोई इबारत सही सलामत? कहाँ रखती है पृथ्वी अपनी स्वस्थ कामनाएं? कहाँ छुपाती है अपने विलाप? कहाँ छोड़ देती है अपनी हंसी? कहाँ आकाश गंगाओं के तुमुल में खोजती है अपना मंगल? कहाँ सिमटा हुआ है उसका प्रेम? कहाँ दुबकी हुई है उसकी प्रार्थनाएं? कहाँ उसका क्षत विक्षत मंगल? कहाँ? ये जून की कविता। निर्जन में एक सामान्य शीर्षक के अंतर्गत कुछ कविताएं हैं। इस शांति को भंग करती है एक अनाम चिड़िया की चहचहाट। असमय दौड़कर चढ़ जाती है गिलहरी एक पेड़ पर बेपरवाह। भाषा के निर्जन में कविता एक मौन मार्ग है। दो, क्या ईश्वर अपने जनाक्रांत संसार को इस समय चुप्पी और डर में फंसे देखकर दुखी होता है? क्या उसकी खिड़की या उसका दरवाजा या उसका पथराया हुआ हृदय अभी खुले हैं? 3, इस निर्जन का संगीत कहाँ झंकृत होता है?
निर्जन का संगीत कहाँ झंकृत होता है? मौन की कौन सी स्वरावली निर्जन को अपने में समोती है? किसको फुर्सत है कि दो पल ठहर कर निर्जन की स्वर लिपि पूजे? 4 निर्जन में झूठ ऐसे दमकता है जैसे सच हो, सच ऐसे दुबकता है जैसे झूठ हो। रोजमर्रा की खटर पटर, ऊपर के फ्लैट में फर्नीचर की घसीट, कभी कभार चिड़ियों की धीमी से चहचहाहट, सब कुछ सुनाई देता है। सुनाई क्यों नहीं देती ईश्वर की सिसकी? क्यों लगता है कि आकाश गंगाओं के पार, श्याम विवर में, आकाशों की किन्हीं अंधेरी परतों में, असंख्य सूर्यों के तमतमाते आलोक में ईश्वर दुबका सिसक तो रहा होगा? सुनाई क्यों नहीं देती ईश्वर की सिसकी? उसकी बहुत ऊंची खिड़की नहीं खुलती, न खुलता है उसका भारी भरकम दरवाजा। वह अपने अभेद्य दुर्ग में टहलता है, अपनी दीवारों से घिरा। उसका कोई आंगन है इसका पता नहीं। प्रार्थनाएं, विलाप, चीखें, सिसकियां सब उसकी दीवार से टकराकर बिखर जाते हैं, पक्षियों के नुचे पंखों की तरह। जुलाई में आपको याद हो विनोद कुमार शुक्ल की एक उपन्यास है, दीवार में खिड़की रहती थी। तो उसको याद करते हुए ये कविता है। एक दीवार है, एक दीवार है, उसमें एक दरवाजा है। वो बंद है इसलिए दीवार ही लगता है। दीवार जब थक कर या ऊब कर कुछ सांस लेना चाहती है तो दरवाजा खुलता है, कभी अंदर की ओर, कभी बाहर की ओर, पर जल्दी ही फिर बंद और दीवार हो जाता है। दीवार चुप्पी है और दरवाजा आवाज। दीवार सपना देखती है दरवाजा हो जाने का। दरवाजा सोचता है वो दीवार में ही क्यों है। ये कविता है जून में लिखी गई, पिछली वाली भी जून में थी। जो बचपन लड़कपन में मेरा घर था सागर में, उसको याद करते हुए। आंगन के कोने में हर श्रृंगार का एक वृक्ष। तब कभी नहीं लगा कि उसके हल्के नारंगी फूल जो सुबह नीचे की जगह में बिछाया करते थे, किसी पूर्वज भाषा की एक बिखरी वर्णमाला थे। गर्मियों में हम सब के काका दीदिया और सब बच्चों के बिस्तर आंगन में हम सोते हुए सपने देखते थे, इसमें पूर्वज कभी शायद ही आते या बोलते हों। आंगन पर रात में हमारे बिना जाने या देखे पूर्वज पहरा देते थे, हमें दुस्सपनों से बचाते हुए। जैसे पानी के गिलास हम रखते थे खटियों के नीचे और नींद में भूल जाते थे, वैसे ही आंगन हम अपने जीवन में भूल गए। उस किराए के मकान में पूर्वज आकर हर श्रृंगार के फूलों की तरह मुरझा गए। अब अपने घर में आंगन नहीं है। ये 3 कविताओं का एक गुच्छा है कि शायद किसी ने हमें ही पुकारा था। क्या कभी कभी धरती ऐसे पुकारती है? एक सिसकी है, एक सिसकी है पता नहीं किसकी, जो खिड़की के नीचे छाया में बैठे कबूतर जोड़े को हल्के से दुलराती हुई ठिठक जाती है अंधेरे में, अधर में, असमंजस में कि कहाँ जाए।
हमें सुनाई नहीं देती और पास के मंदिर के शिखर को छूती हुई वह दूर चली जाती है। क्या कोई सपना कहीं विलाप कर रहा है? तीसरी, एक प्रार्थना है। एक प्रार्थना मड़रा रही है अबाबील की तरह। उसे उस देवता को खोजती हुई जिसे वो संबोधित है। पृथ्वी पर मंगल लाने वाला देवता कहाँ ओझल हो गया? एक लापता प्रार्थना किस ठौर जाए? कहाँ है ठिकाना मंगल का, उसके सहमे देवता का? मेरा व्यंजना पर बहुत जोर होता है, लेकिन कभी कभी अविधा भी उपयुक्त लगती है। वे आ सकते हैं। ये जून की है। वे कभी भी आ सकते हैं, मुस्तंड भयावने लाठी भांजते हुए भक्ति की बुलंद आवाज में तहकीकात करने, ये पूछने कि तुम क्या कर रहे हो, पता है तुमको तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी सहमती लड़खड़ाती आवाज में कहोगे, मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? वे तुम्हारी मुश्कें बांध देंगे और कहेंगे, हम बताते हैं हम क्या पूछ रहे हैं। वे तुम्हारी पीठ पर कस कर एक मुक्का मारेंगे, इतना जबरदस्त कि तुम्हारी बत्तीसी बाहर आने को होगी। तुम फिर भी हृदयाती आवाज में कहोगे, मुझे जो दिखाई देता है उसी का बखान कर रहा हूं। उनमें से एक जो नाटा पहलवान लगता है कहेगा, तुमको ये बखान करने का काम किसने सौंपा? तुम मानोगे, किसी ने नहीं, मैं कवि हूं, मेरा काम है गवाही देना। उनमें से एक दहाड़ेगा, तब तक तमाशबीनों की जुट गई भीड़ देखकर, तुम्हें गवाही देने किसने बुलाया? बहुत धीमी आवाज में तुम कहोगे, भाषा ने। उनमें से दूसरा जो अब तक चुप और निष्क्रिय है बरसेगा, तुम्हारी भाषा की ऐसी की तैसी भक्ति, जयकार, विजय, क्या ये शब्द तुम्हारी भाषा में नहीं है? तुम हिम्मत बटोर कर कहोगे, भाषा में तो है, पर मेरी भाषा में फिलहाल नहीं है। तुम्हारी भाषा गटर के काबिल है, कहकर वे तुम्हें गटर में ढकेल कर चले जाएंगे। वे आ सकते हैं कभी भी। कितनी जगह होगी इतिहास में मृतकों से पटे, इतिहास में हत्यारों के लिए जिन्हें भक्ति और घृणा के अलावा कुछ भी सक्रिय नहीं करता। कहाँ लिखे होंगे उनके नाम सरकारी रजिस्ट्रों, दुकानों के उधार खातों के अलावा? क्या चित्रगुप्त में उनके नाम दर्ज करने का धीरज होगा? कौन वंशधर याद करेगा उनके रक्त रंजित नामों को पितृपक्ष में? मृत्यु के बीहड़ जंगल में इसी कोने में कचरे की तरह जमे हुए होंगे, जहां उनके परिजन भी उनके पास जाने में संकोच करेंगे। हमारे बहुत सारे कवि मित्र हैं और पाठक भी होंगे ऐसे जिन्होंने चीनी और जापानी कविताएं पढ़ी होंगी, खासकर प्राचीन और मध्यकालीन समय में लिखी गई कविताएं। और वो छोटी छोटी कविताएं होती थी, हाइकू जिसका एक प्रचलित नाम है, प्रचलित छंद है। तो प्राचीन जापानी चीनी कविता की याद में मैंने कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी, 3-3, 4-4 पंक्तियों की। एक, चांदनी में सिलवट पड़ गई है, कौन सपना सोता रहा है रात भर इस बिछौने पर। 2, वो पतझड़ी नहीं, तेज हवा और बारिश में गिर पड़ी टूटकर असमय।
पत्तियों की ओट से झांकता है अधखिला फूल, धूप पूरी खिली है। 4, धूप को कहाँ पता है कि वो खिड़की से होकर इस फर्श पर है कुछ देर, वो किसी का घर है। 5, बरगद के नीचे चबूतरे पर रेंगता कीड़ा सिर उठाकर देखता है एक पत्ता और गिरा। 6, हरे पत्तों की एक शाखा पर एक पीली चिड़िया सूर्यास्त अपनी लालिमा समेट रहा है। 7, उड़ना, फुदकना, चहचहाना, क्या इतने ही काम है दारुश ग्रीष्म में गौरैया के पास। 8, आकाश कुछ अधिक नीला है, धूप कुछ अधिक चटक, वह कुछ अधिक अकेला। शब्द चोंच में पकड़कर उड़ा ले गई चिड़िया, फिर यह फूल उसी जगह कैसे खिलाया। सब कुछ धीरे से आता है इस उमस में, अकस्मात कहीं दूर से एक शिशु विलाप। हरी घास पर एक भूरे सफेद पंख के पास एक गुलाबी पंखुड़ी। एक नन्हा सा द्वार है, इसे ठेलती है हवा, गंध का द्वार खुलता है। बुद्ध की प्रतिमा पर गिरती है सूखी पत्तियां, धूप और ओस, बुद्ध की प्रतिमा पर गिरता है अभय। इल्ली धीरे धीरे पत्तियों को कुतर रही है, एक तितली हवा में मड़रा रही है, हरापन फिर भी निडर खिल रहा है। निबोलियां पककर गिर रही हैं, जासौन, जवा कुसुम को हमारे बुंदेलखंडी में जासौन कहते हैं। निबोलियां पककर गिर रही हैं, जासौन खिलने में संकोच कर रहा है, उजली लालिम मालती प्रसन्न खिलखिला रही है, बारिश का दिन होने वाला है। एक शब्द कौंधा मौन में, एक फूल अचानक खिला, दोनों अनछुए उमला गए। दृश्य को देखते हैं नेत्र, शब्द देखते हैं अदृश्य को। नेत्र जब देखते हैं शब्द को तो दृश्य के आकाश में आ जाता है अदृश्य भी। ये भी जुलाई में लिखी कविता है, पुरखे। अभी हाल में पितृपक्ष भी गया है, तो कैसे जूझे होंगे वे अपने समय की महामारियों से और बच गए होंगे अपनी जिजीविषा में अक्षत। कैसे उन्होंने बचाई होगी अपनी आस्था देवताओं के लगातार किए गए विश्वासघातों के बावजूद। कैसे राजापुर गढ़ेवा में अपने खेतों को जोतते जुतवाते उन्होंने वेदांत की सूक्ष्मताओं पर सोचा होगा। कैसे उन्होंने सहायता की होगी औरों की इस यकीन के रहते कि वे मौका आने पर उनकी पीठ पर छुरे मारेंगे, भौंकेंगे। कैसे उन्होंने दबाया होगा अपने विषाद को नाती पोतियों की चपल मुस्कुराहटों में। कैसे वे अंततः मनुष्य बने रहे होंगे चारों ओर बढ़ती विकराल पाशविकता के बावजूद। कैसे संसार के नाम। मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी हैं, मतलब भौतिक जीवन में चिट्ठियां नहीं, कविता में बहुत चिट्ठियां लिखी हैं। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी कविता संसार के नाम लिखी गई है।
लंबी असमाप्त सी चिट्ठी है। इसके पृष्ठ कविता स्वतंत्र कविताएं बनते रहते हैं। संसार के नाम, ये अगस्त में लिखी है। मैं संसार के नाम एक पत्र लिखना चाहता हूँ, फिर ख्याल आता है संसार को उसे पढ़ने, उसका उत्तर देने की फुर्सत कहाँ होगी। तब क्या बेफुर्सत संसार के बजाय किसी और को लिखूं? इस बारिश को जो कि इतने दिन तरसाने के बाद आज हिचक हिचक कर हो रही है, उमस को बढ़ाते हुए, उसे शब्दों की क्या परवाह या जानकारी। उसका गिरना हर बिल वक्त उसके लिए काफी है। इन दुबलाती हुई बिल्लियों के नाम जो खाने की तलाश में हमारी इमारत की सीढ़ियों पर दुबकी लाचार छुपी होती हैं, उन्हें भोजन चाहिए, कविता के शब्द नहीं। इस बार उस गुलमोहर के नाम जिसमें फूल नहीं आए और बालकनी से दिखता है स्थित प्रज्ञ, उसे रसायन तो चाहिए जो खिला सके, कविता उसके किस काम की होगी। उस मौन को संबोधित करूं जो सब पर छा गया है, पर जिसे शब्दों से खंडित करना अभद्र लगेगा। लिखूं 12वीं शताब्दी के एक अनाम पुरखे के नाम, जिसने अपने वंश में किसी कवि के होने की कल्पना न की होगी, पर जिसे ये जानकर बुरा न लगेगा कि बेहद डरे और डरपोक समय में उनका एक वंशधर कविता में दर्ज कर रहा था कुछ लोगों का थोड़ा बहुत मनुष्य बने रहना। कई बार कुछ कविताएं अपने विचित्र तर्क से लिख जाती हैं। वैसे तो कविता के साथ ये हमेशा ही होता है, कम से कम मेरे मामले में। कविता लिख जाने के बाद ही पता चलता है कि असल में कविता में मैं क्या करना चाहता था, क्योंकि मुझे खुद इसका बहुत साफ साफ अंदाज नहीं होता कि मैं क्या करना चाहता हूं। नहीं था, वापस लौटने का कोई पता मेरे पास नहीं था। न कुछ याद था गुलमोहर को, गिलहरी कुतर चुकी थी उसे बिना जाने, और सीढ़ियों को वैसे भी कोई खबर नहीं थी। न आकाश पर लिखी कोई इबारत तारे पढ़ सकते थे, न नक्षत्र और हरितिमा के व्याकरण में शब्द के लिए जगह थी। बादलों के बीच से झांकते सूर्य को इसकी कोई परवाह न थी, और हवा में सब कुछ उड़ गया था। वापस लौटने का कोई पता मेरे पास नहीं था। न उस घर का नंबर याद था, न सड़क, न उस पर चमकती बत्तियां। हर दरवाजा सख्ती से बंद था। सड़क बिल्कुल निर्जन, अंधेरा हर जगह फैला था समय की तरह। मैं दस्तक देने से भी डरा, हालांकि चौकीदार सब सो रहे थे। मौन एक नीम रोशन गली था, इसके मोड़ पर कोई खड़ा था। मुझ में इतनी हिम्मत तक बाकी नहीं थी कि उसके हाथ कविता का लिफाफा थमाकर तेजी से भाग जाऊं। वापस लौटने का कोई पता मेरे पास नहीं था। उसी दिन लिखी गई ये दूसरी कविता है, सपने के चौक में। सपने के नीम रोशन चौक में बड़ी भीड़ थी जिसका मुझे अंदेशा न था। एक अदृश्य था जिसका कुछ न कुछ काट कर हर कोई ले जा रहा था। लूटना एक भद्र कार्रवाई था। थोड़ा थोड़ा हर सपना विकलांग हो रहा था। सपने से खून नहीं रिस रहा था, जैसा सच्चाई से रिश्ता है काटे जाने पर। सपने के चौक में सफाई, सपने के चौक में सच्चाई भी टहल रही थी, एक घूंघट डाली स्त्री की तरह। सपने के इस चौक में उसकी कुछ रंग भर जगह थी,
इतनी जितनी कि चौक को रंगारंग दिखाने के लिए जरूरी हो। सपने के चौक में मध्यम स्वर में सिसकता सा एक विलाप था, जिसे कोई सुन नहीं रहा था, पर वो था जैसे कविता होती है अनसुनी। फिर छोटी कविताएं, ये 15 अगस्त को लिखी 2। अब भी कहीं कांपती होगी दिए की लौ, अब भी कहीं देवल में होती होंगी झिलमिल परछाइयां, अब भी कहीं गुमसुम देवता करता होगा मूक विलाप। 2। ईश्वर के आंगन में क्या हरी घास का कोई आयत है? क्या उसकी खिड़की पर नक्षत्रों का झिलमिल पर्दा लगा है? क्या कोई प्रार्थना घर है उसके अभेद्य दुर्ग में, जहां वो कभी कभार अपनी प्रजा की स्वस्थ कामना करता है? फिर ये 3 छोटी कविता है। ऐसा कोई बादल क्यों नहीं है जो ढांप ले इस अंतहीन दुख को? ऐसी कोई बारिश क्यों नहीं है जिसमें घुल जाए ये नीरव विलाप? ऐसी कोई हरितिमा क्यों नहीं है जो खिल जाए चुपचाप शब्दों के बीच के अवसन्न मौन पर? जाना, मैं घर बंद हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं शब्द खुला हूं, कहां कहां जा रहा हूं, मैं मौन घिरा हूं, पता नहीं किस सुनसान में अपने शब्द जमा किए जा रहा हूं। 3। धीरे 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 लोग वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे भाषा सुंदर बनाएगी संसार को, संज्ञाओं से नहीं क्रियाओं से। धीरे धीरे कविता को शायद क्रिया विशेषण हो जाना चाहिए। और ये अंतिम कविता, कहीं तो कहीं नहीं। आपने लक्ष्य किया होगा कि मैं इस तरह के अंतर विरोधों से बहुत खेलता रहा हूं अपनी कविता में। कहीं तो कहीं नहीं, कहीं तो होगी उसकी जगह अगर इतिहास की बहियों में नहीं, न गाथाकारों के रोजनामचों में, नृशंस हत्याओं के बाद के सिर्फ पारंपरिक विलापों की, पुलिस द्वारा अकारण पकड़े गए लोगों की बेचारगी की, आंकड़ों तक में गिनती में न शामिल किए जाने के झूठ की, और अपनी मर चुकी माँ के आंचल को खींचती बच्ची की। कहीं तो होगी जगह। जब तुमसे पूछा जाएगा अंतःकरण के बचे रह गए आखिरी न्यायालय में, तब तुम गवाही में क्या कहोगे? तुम ये सब देख रहे थे निरुपाय, और तुम कुछ बचा नहीं सके। तुम्हारी भाषा लड़खड़ाएगी हिचकियों और चुप्पियों के बीच। तुम्हारे पास उपयुक्त शब्द नहीं होंगे, न बखान के न बयान के। तुम कांपते हुए कहोगे, तुमने जो देखा वो सच नहीं हो सकता था, पर सच था। तुम पलट कर उनसे पूछोगे, कहाँ है उनकी जगह? कौन दर्ज कर रहा है विलापों, बेचारगी, झूठ और भोलेपन को? कहाँ है वह भाषा जिसमें यह किया जा सके? किसी के पास न कोई जवाब होगा, न जवाबदेही। तुम्हारी कविता के पास भी नहीं, जो तुम्हारी आस्था का आखिरी मुकाम है। कहीं नहीं होगी जगह, फिर भी तुम चीखते रह सकते हो, कहीं तो होगी उनकी जगह। मित्रों, मैंने आपका लगभग 1 घंटा ले लिया है। ये कविताएं इस दौरान लिखी गई हैं, और मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि आप
उनके प्रथम श्रोता। आप शायद देख सकते हैं कि इस सारे ठटाटोप में, सारे निर्जन और निरुपाय हो जाने के माहौल में एक कवि की तरह हम यही कर सकते हैं कि भाषा में कुछ गर्माहट, कुछ संग साथ की हलचल, जीवन का स्पंदन, प्रकृति की सुषमा बचाए रख सकें और साथ साथ ये भी दर्ज कर सकें कि हमारे समय में जो हो रहा है उससे हम बेखबर न हैं, न होना नैतिक होगा, न कवि जनोचित होगा। मैंने आरंभ में कहा था कविता को सत्याग्रह की, सविनय अवज्ञा की, सविनय प्रतिरोध की विधा होना चाहिए। मैं समाप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि कविता को अंतःकरण की भी विधा होना चाहिए। ऐसे समय में जब उस अंतःकरण पर सबसे अधिक दबाव है, चुप हो जाने का, सो जाने का, और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का अंतःकरण सो चुका है, मर चुका है, निश्चेष्ट हो चुका है। ऐसे में आपको यानी कवि को या साहित्य के रसिकों को बहुत अकेलापन भी लग सकता है। आप निहत्थे हैं, आप अकेले हैं, लेकिन भाषा में होने का मतलब ही, भाषा में सक्रिय होने का मतलब भी एक बहुत बड़े समय और बहुत बड़े जन के साथ, बहुत बड़ी परंपरा के साथ होना है, जो आपको निरुपाय, निहत्था और अकेला नहीं छोड़ती। कविता इस आश्वासन से, इस भरोसे से लिखी जाती है कि उम्मीद की अभी भी जगह है, कि अभी भी हम इस भयानक समय के पार एक उजला समय देख सकते हैं। और वो सपना, दुनिया को बेहतर बनाने का सपना, कितना ही लहूलुहान लथपथ क्यों न हो गया हो, मरा नहीं है, जीवित है, और उसे कविता में जीवित रहना चाहिए। कविता में सपने और सच्चाई के बीच जो आवाजाही होती है, वही उसको समय के पार भी ले जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने समय या सिर्फ अपनी सच्चाई तक महदूद नहीं रहती। और ये सौभाग्य मिलता है कवियों को, एक तरह का अवसर मिलता है कि वो कोशिश करके ऐसा कर सके, कोशिश करके समय के पार जा सके। लेकिन समय के पार किसी कंदरा में जाना नहीं है, समय के पार अपने समय के से अपसरण करना नहीं है, अपने समय में रहकर उस समय को दर्ज कर, उस समय की विडंबनाओं को देखते हुए, स्वयं कवि और कविता की विडंबना को समझते हुए, उसका बखान करते हुए, फिर भी कुछ ऐसा करना है जो समय के पार भी जीवित रह सके। इसके आगे मैं और क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हैं और इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार एक बार फिर मुक्ति पथ का और आशीष त्रिपाठी का, उन्होंने
ये अवसर जुटाया कि मैं अपने 80 वर्ष पूरे करने के दौरान इस तरह सीधे आपसे बात कर सकूं, कुछ कविताएं इधर लिखी हुई आपको सुना सकूं। एक कवि के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में मेरा जीवन दूसरों से प्रकाशित हुआ है, दूसरों से आलोकित जीवन है। मैं स्वयं प्रकाश नहीं हूँ। जो कुछ आलोक है, थोड़ा बहुत अगर है, या कम से कम मुझे भ्रम है कि थोड़ा तो है, इतना बहुत न सही, वो दूसरों से मिला आलोक है और उनके प्रति मेरे मन में गहरी कृतज्ञता जागती है कि उस उजाले ने ही मुझे थोड़ा बहुत मनुष्य बने रहने में मदद की है। जब उससे विपथ हुआ हूँ या उससे चूका हूँ तो वो मेरी अपनी किसी कमजोरी के कारण है, पर वो पुरखों का और संग साथियों का, समवयसियों का और रसिकों का उजाला है, जिससे प्रेरित होकर मैं इस अंधेरे में भी थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ। आभार से नमस्कार।